हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड, जो आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आपकी कंप्लीट हिंदी व्याकरण की, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, या फिर हरियाणा स्क्रीनिंग एस्टेट के बाद जो कंडक्ट कराया जाता है, हरियाणा सीटी ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपकी कंप्लीट हिंदी व्याकरण इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। बेसिक से एडवांस लेवल की सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि अब हिंदी व्याकरण हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, मैथ, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछी जाती हैं। और इस चैनल पे ना सिर्फ हिंदी, आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और हरियाणा के एग्जामों के लिए हरियाणा जीके, सभी जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे कवर करवाए जाएंगे। बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें रहेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू, ट्रिक के साथ सारी चीजें मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं एक वीडियो डालूं एक टॉपिक के लिए और आपका एक ही वीडियो में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आपको फ्यूचर में उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप कभी गलत ना करें, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हैं, जिनको पता है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी कॉमन सेक्शंस की, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ की, आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, आज हम हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी का जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णमाला, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से क्वेश्चंस एक नंबर का पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे भाई वर्णमाला से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हिंदी वर्णमाला में जो आपके अक्षर होते हैं वो आपके 52 होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैंने फर्स्ट में इसलिए लिख ली क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अक्षर कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं। जो आपके वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्षर आपके 52 रहेंगे, वर्ण आपके 44 रहेंगे, और जो आपके व्यंजन रहेंगे वो आपके 33 रहेंगे, और स्वर आपके कितने रहेंगे? 11 रहेंगे, ठीक है। तो 33 और 11 को मिला के आपके वर्ण बनते हैं 44। अक्षर आपको ध्यान रखने हैं, अक्षर पूछा जाए तो आपके 52 रहेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं भाई सबसे पहले वर्ण, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? देखो, क्वेश्चन वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में जो वर्ण होता है वही आपको पता होना चाहिए कि वर्ण होता क्या है, उसको किसको कहते हैं वर्ण। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसे ध्वनि को ही हम वर्ण कहेंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला। तो यहाँ पे वर्णमाला में जो ये व है, ठीक है, ये आपका वर्ण है, ठीक है। मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, वो ही आपकी वर्ण होती है, ठीक है। अब वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण होता है, एक होता भी आपका व्यंजन वर्ण, ठीक है। बहुत से बच्चों का पता होगा, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो घुमा के बनते हैं, ठीक है। उन्हीं में ऐसी चीजें इस तरह से आपको एग्जामिनर घुमा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे स्वर और व्यंजन में, ठीक है। तो इस तरह से तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब सबसे पहले पढ़ेंगे भाई हम स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाए वह आपका स्वर वर्ण होता है, ठीक है। मतलब कि जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाए, भाई देखो सभी को पता है जो आपके स्वर होते हैं, ठीक है, आपके जो स्वर होते हैं प्राकृतिक जो स्वर रहेंगे वो आपके 11 रहेंगे, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 है। यदि ए और आह को मिला दिया जाए, जो कि आपके अघोगवा होते हैं, आगे मैं बताऊंगी वो सारी चीजें, ठीक है, उनको शामिल करने के बाद 13 हो जाते हैं। लेकिन जो स्वर होंगे आपके 11 रहेंगे। तो ए, ई, ठीक है, उ, ये आपके स्वर रहेंगे भाई, ठीक है। क्या रहेंगे भाई? आपके स्वर रहेंगे। अब आप ये क्या कह रहा है? स्वर्ण वर्ण कह रहा है, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाए वो आपके स्वर होते हैं। अब आप ए को बोलिए, ए क्या भी आपका स्वर है, तो ए के बाद आपको जो है ए की ही प्रोनाउंसिएशन सुनाई देगी, ठीक है, उसका ही उच्चारण आपको सुनाई देगा। तो वो क्या है? एक ही वर्ण के बाद एक ही जो है वर्ण की ध्वनि सुनाई दे तो वो आपका क्या रहेगा? स्वर रहेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या रहेगा भाई? स्वर रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है नोट में, आप देख सकते हो। स्वरों की संख्या 11 होती है, एह और आहा, ठीक है, ये वाला आहा, इसको मिलाने के बाद, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? आहा और आहा, ये आपके अयोगवा होते हैं। इनको शामिल कर दें तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। एग्जामिनर पूछेगा भाई, ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा आहा और आहा को मिलाने के बाद, ठीक है, एह और आहा को मिलाने के बाद अब आपके स्वरों की संख्या कितनी होगी? तब तो आपका आंसर रहेगा भाई 13। कितना रहेगा भाई? 13। लेकिन आपके जो प्राकृतिक जो स्वर रहते हैं, जो स्वर रहेंगे वो आपके 11 ही रहेंगे, और आपको जो है 11 ही पुटअप करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जब आपको टिक करना होगा आंसर। देखो ये आपके रहे वही स्वर, ठीक है, ए, आ, छोटी, बड़ी, ठीक है, यहाँ पे डबल लिखा है, ऊ,
औ रे, इस तरह से ये आपके मूल स्वर रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये आपके मूल स्वर रहेंगे और ये आहा को ए है और आहा को मिलाने के बाद आपके मतलब आपके 13 हो जाएंगे, मतलब कि अयोग वाक को शामिल करने के बाद। तो ये आपके रहते हैं स्वर। ठीक है, अब चलो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, स्टार लगा लेना। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया भाई, ये चीज समझेंगे अब हम। देखो, सबसे पहले आएगा आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या रहेगा भाई, इसको समझते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। देखो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनको हम बोलने में, जब हम उनको उच्चारण करेंगे बोलेंगे मतलब, तो उनको बोलने में बहुत ही कम समय लगे, तो वो आपके ह्रस्व स्वर रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, 11 आपके स्वर होते हैं, तो उनमें से भी 11 स्वरों में से भी कुछ स्वर ऐसे रहेंगे जिनको बोलने में कम समय लगेगा, तो वो तो रहेंगे आपके ह्रस्व स्वर। और जिनको बोलने में मतलब उन ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, मतलब थोड़ा ज्यादा समय लगे, ठीक है, तो वो रहेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले ह्रस्व करेंगे हम। तो जैसे छोटा ए है, ई है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये नहीं है, ठीक है, छोटा ऊ है। ठीक है, ए, ई, ऊ और रे, ये आपके 4 रहेंगे, ये आपके ह्रस्व स्वर रहेंगे, इनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। बाकी जो दीर्घ स्वर रहेंगे, तो इसमें बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, ठीक है, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए, ओ, औ, इस तरह से आपके आ जाएंगे। तो ये क्या रहेंगे भाई आपका, ये आपके दीर्घ दीर्घ स्वर रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे भी आपके दीर्घ स्वर रहेंगे। ठीक है, इनके मुकाबले में भाई इनमें ज्यादा समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर के मुकाबले में दीर्घ में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। आप बोल के देखो, ए सिंपली भूल गया, आ थोड़ा उसमें जोर भी लग रहा है और थोड़ा उससे ज्यादा क्या है, क्या है, समय उसमें लग रहा है। ठीक है, दुगना समय वो ले रहा है, तो वो आपके दीर्घ समय रहेगा, स्वर रहेगा। अब देखो, प्लुप्त स्वर को समझते हैं भाई, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर, ठीक है, स्वर वर्ण से कई गुना समय लगे, मतलब जो आपके ह्रस्व और दीर्घ हमने किए ना, उनसे भी कई गुना अधिक समय ले रहा है भाई आपका प्लुप्त स्वर। जैसे कि आप राम बोलिए, जब आप राम का उच्चारण करोगे राम, तो आपका आ बहुत ही दूरी तक जाएगा, ओम, इस तरह से। ठीक है, बोलते नहीं है, तो यहाँ पे जब उच्चारण करते हैं, तो वहां पे आपका उनसे दोनों से ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, तो आपके कौन से स्वर रहेंगे भाई, प्लुप्त स्वर रहेंगे। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आपका कंप्लीट वर्णमाला होगी, यहाँ से आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारी ही चीजें आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगी, इस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बार में ही अपने नोट्स बना लो। ठीक है, किसी को नोट्स बनाने हैं, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहां आप ज्वाइन कर लेना, अबाउट सेक्शन में लिंक है। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हो, और अपने खुद के नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो से बना लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प रहेंगी। ठीक है, हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, ठीक है, व्याकरण सेम ही होती है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बनने वाला है, सारी ही चीजें हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या रहते हैं। उसके बाद देखो व्यंजन, अब करेंगे हम व्यंजन। स्वर हमारा कंप्लीट हुआ, स्वरों का हमने वर्गीकरण कर लिया, स्वर हमने समझ लिए कितने होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं, अयोग वाक को शामिल करने के बाद आपके 13 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे आपका व्यंजन। वर्णमाला 2 प्रकार की थी, स्वर और व्यंजन। स्वर कंप्लीट, अब व्यंजन स्टार्ट आपका। ठीक है, तो देखो व्यंजन क्या रहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई दे। भाई स्वर क्या कह रहा था, स्वर में एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक है, जैसे कि ए आपका स्वर था, तो ए के बाद ए की प्रोनाउंसिएशन आ रही थी, तो उस तरह से हमने समझ लिया कि स्वर होता है। बट यहाँ पे जो व्यंजन रहता है, जिन वर्णों में के उच्चारण में 2 ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो आपका व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर तो आपको समझ में आ गया कि स्वर क्या रहते हैं। ठीक है, ये ठीक कर लेना भाई, यहाँ से मिस्टेक्स है इसमें। ठीक है, स्वरों की सहायता से आपके व्यंजन बोले जाते हैं। तो देखो, जो आपके स्वर हैं, आपने समझ लिए कि स्वर क्या होते हैं। जो व्यंजन है, ये वाले व्यंजन है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके सभी को पता होगा व्यंजन कौन से होते हैं भाई आपके, कैसे। ठीक है, स्वरों को हटाने के बाद जितने भी बच जाते हैं वो आपके व्यंजन ही होते हैं। ठीक है, व्यंजन ही होते हैं, तो वो व्यंजन जो रहेंगे वो आपके स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। अब देखो कैसे बोले जाएंगे, देखो आप समझिए, प्रैक्टिकली आप समझोगे। जो कै है, ठीक है, जब आप कै को बोलोगे, कै के बाद आपको ए की प्रोनाउंसिएशन सुनाई देगी, उच्चारण आपको ए का सुनाई देगा, तो ए भाई क्या था, आपका स्वर था, तो आपका यहाँ पे कै व्यंजन है और इसके साथ आपको ए की प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे जो ए है वो आपका क्या है, स्वर है। ठीक है, वो आपका क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे जो आपका व्यंजन है स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। खे को बोल के देख लीजिए, खे और ए। ठीक है, खे क्या आपका व्यंजन है और खे के साथ जो ए की प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे रही है, ए जो है वो स्वर है, तो यहाँ पे जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए भाई आपके, ठीक है, व्यंजन वर्ण, जो कि जहां एग्जाम में क्वेश्चंस 100% बनाते हैं, एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। अब ये चीज आप समझ लीजिए। देखो, जो आपका व्यंजन वर्ण का जो समूह होता है, ठीक है, जिनको सपर्श व्यंजन कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, सपर्श व्यंजन इनको कहते हैं। ठीक है, सपर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता है, और एस्टेट के एग्जाम में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल में एक एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। बहुत से बच्चे एस्टेट के जुड़े हुए हैं, तो बता दूं, ठीक है,
कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सभी जगह पे वर्णमाला, ठीक है, और आपकी हिंदी व्याकरण अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपलसरी है भी पूछना, ठीक है, पूछते हैं, और वहाँ पे वर्णमाला से क्वेश्चन भी 100% है। सारे ही जो टॉपिक करवाऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें रहेंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी। अभी वीडियो को लाइक कर दें, चीजें आपको समझ में आ रही हैं कमेंट करके जरूर बता देना अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही चैनल से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बट मैं ये जरूर कहती हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी आप सब्जेक्ट करोगे, जो भी आप टॉपिक करोगे, आपका एकदम से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो सपर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिए भाई, ठीक है। सपर्श जो व्यंजन रहेंगे आपके 25 रहते हैं, कितने रहते हैं? 25 रहते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम समझेंगे कचटप से समझ सकते हैं, क चे टे ते पे, ठीक है। इस तरह से एक लाइन में मैंने लिख लिया कचट टप, ठीक है। कै में जो आपका रहेगा पूरा वन रहेगा, कै खे गे घे ने। चे में पूरी लाइन आएगी चे छे जे झे ने, इस तरह से, ठीक है। टे वाली पूरी वन की लाइन आ जाएगी आपकी टे ठे डे ढे ने। इसी तरह से ते थे दे धे ने, उसी तरह से पे फे वे भे ने। तो इस तरह से आपके ये 25 रहेंगे, क्योंकि हर एक लाइन में कै वाली में भी 5 है, सारे में ही 5-5 जब आप करोगे तो ये आपके कितने व्यंजन बन जाएंगे भाई? सपर्स आपके 25 व्यंजन बन जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रही आपके, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये चीज यहाँ ध्यान रखनी रहेगी, आपको कचट टप जो मैंने लिखा था कचट टप, उससे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। व्यंजन वर्ग का कचट टप वर्ग समूह होता है, उसको आप कचट टप से ध्यान रख लेना। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ ध्यान, ठीक है। देखो अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कैसे भाई। देखो जो आपका कै वन है, ठीक है, जो कै वर्ग का समूह है वो आपका कंठ से बोला जाता है। देखो आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पूछेगा जो कै है वो आपका कौन सा जो है सपर्श व्यंजन है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कंठे सपर्श व्यंजन रहेगा, ठीक है, कंठे, क्योंकि कंठ से बोला जाता है। तालव्य से पूछ ले, मूर्धन्य से पूछ ले, दंत से पूछ ले, ओष्ठ से पूछ ले, इस तरह से आपको एग्जामिनर पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ग का, ठीक है, कौन सा जो आप यहाँ पे आपका वर्ण है वो कौन से समूह में आता है सब, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे कै वाला है ना वो आपका कंठे व्यंजन रहेगा, कंठे व्यंजन रहेगा जो कि कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में कंठ से स्टार्ट करना भाई, कंठ से आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। इसमें जितने भी आपके वर्ण है कै खे गे घे ने, ठीक है, कि जितने भी आपके वर्ण यहाँ पे व्यंजन वर्ण है वो आपके कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड लाइन रहेगी सपर्श व्यंजन की, चे छे जय झय और आप न कर लेना, ठीक है, ये वाली नहीं आएगी, ठीक है, ये कर लेना। ये आपके तालव्य से बोले जाएंगे, ठीक है। कहाँ से बोले जाएंगे भाई? तालव्य से, तालव्य से बोले जाएंगे। कहाँ से बोले जाएंगे भाई? तालव्य से, ठीक है। उसके बाद आपका कंठ हो गया, फिर उसके बाद तालव्य आता है, फिर उसके बाद मूर्धन्य, इस तरह से मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। ये आपके कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धन्य से, टे ठे ढे ढे ने, ये आपके पांचों मूर्धन्य से बोले जाएंगे। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है जो ये वाली लाइन है इसमें से कोई भी अक्षर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। जो टे वन हो गया कौन से मतलब उसमें बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शंस होंगे तालव्य, कंठ, दंत, मूर्धन्य। तो आपको ध्यान रखना है जो टे वाला है ना, टे ठे डे ढे ने, वो आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। और चे वाला ना, चे वाला चे छे जय झे ने, ये आपका तालव्य से बोला जाता है। चे दे दिया एग्जाम में, ठीक है, आपको जय दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से बोले जाते हैं भाई? तालव्य से बोले जाते हैं। इसी तरह से कै खे गे घे ने दे दी, तो आपको ध्यान रखना है कि कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं भाई? कंठ से बोले जाते हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। इसी तरह से ते थे दे धे ने कहाँ से बोले जाते हैं भाई? आपके दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। बोल के देखना, जो आपकी जीभ रहेगी वो दांतों से टच करेगी, ठीक है, जो जीभ रहेगी वो दांतों से टच करेगी, तो आपके, ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो कौन से रहेंगे भाई? आपके दंत रहेंगे। तो पूरी लाइन ध्यान रखना, ते थे दे धे ने, दंत से बोले जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो रहेगा आपकी, लास्ट जो लाइन रहेगी पे फे बे भे में, ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। आप बोल के देखना, पे फे बे, आपके दोनों जो होठ रहेंगे टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो आपके क्या रहेंगे भाई? ओष्ठ व्यंजन रहेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कै खे गे घे ने कंठ से बोलेंगे, कंठ की आवाज आएगी, बहुत ही ज्यादा टकराहट होगी अंदर से, कंठ से आपकी आवाज निकलेगी। इस तरह से आप इनको बोलना और कनेक्ट करना चीजों से, ठीक है। तालव्य से जो आपकी जीभ रहेगी, आपके ऊपर जो ताला रहता है ना उसको टच करती है, तो उससे पता चलता है कि तालव्य व्यंजन होगा, ठीक है। इस तरह से मूर्धन्य में आपका मुंह थोड़ा गोल हो जाएगा, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि ये मूर्धन्य हो जाएगी, टे ठे ढे ढे। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट अगर आपको इनको ध्यान से इजीली समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद चलते हैं भाई, सपर्श व्यंजन आपके समझ में आया, 25 होते हैं। कचट तप से ध्यान रख लेना, ठीक है। हर एक आपका जो लाइन रहेगी, ठीक है, उसमें आपके 5-5 होते हैं, और कौन सा किस व्यंजन में बोला जाता है, कंटे में कौन सा तालव्य, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है।
उसके बाद देखो अंतरथ समझो, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंतरथ व्यंजन कौन से होते हैं। सपर्श व्यंजन मैंने बता दिए 25 होते हैं। उसके बाद अंतरथ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अंतरथ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इनका प्रयोग किस तरह से होता है? डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं, ये रे ले वे। ठीक है, एक ही लाइन में बोल के देखो, ये रे ले वे डायरेक्टली बाहर निकल गए। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट बाहर निकल रहे हैं। ये आपके कौन से व्यंजन रहेंगे? आपके अंतरथ व्यंजन रहेंगे। उसके बाद आपका जो व्यंजन आएंगे वो रहेंगे संघर्षी व्यंजन। जैसा कि मैंने बताया 13 व्यंजन स्वर होने के बाद बाकी जितने भी आपके रहते हैं सारे ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, 25 सपर्श व्यंजन करा दिए। उसके बाद आपने अंतरथ व्यंजन कर लिया। अब करेंगे भाई संघर्षी व्यंजन। तो जो से ये तीनों से और आपका है, ये आपका क्या रहते हैं? संघर्षी व्यंजन रहते हैं। ठीक है, इनको संघर्षी या फिर उसमें व्यंजन आप कह सकते हो। कौन सी व्यंजन कह सकते हो? उसमें व्यंजन। दोनों ही नाम ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही नाम से आते हैं। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे हैं ठीक है, वो जो नहीं है मैं जो है साथ में बताते हुए चलूंगी, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। संघर्षी व्यंजन दूसरा नाम रहेगा उसमें व्यंजन। क्या रहेगा भाई? उसमें व्यंजन। क्योंकि जब ये बोले जाते हैं तो ठीक है, इनमें से गर्म हवाएं बोलते वक्त बाहर निकलती है। आप बोल के देखना, थोड़ी अजीब सी जो है वायु बाहर निकलेगी अंदर से, से है से गर्मराहट सा। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी संघर्षी या फिर उसमें व्यंजन इनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी कितने होते हैं? आपके 4 ही होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, 4 ही होते हैं। उसके बाद चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपके इस तरह से ये त्रै च्रै गे, ठीक है, गे ज्ञानी, ये आपके रहेंगे। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन रहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों को आपस में मिला दिया जाता है। दो व्यंजन को, जैसे कि दो व्यंजन को कैसे देखो, तय आपका क्या है? तय आपका व्यंजन है। ठीक है, तय रे रे इस तरह से मिला देंगे तो ये आपका त्रय बनेगा। ठीक है, जब इसको आप तोड़ के लिखो कोई इस तरह से वन करके, तो आपका क्या है भाई? त्रय। ठीक है, तो आपके दो व्यंजन रहेंगे, उनको मिला देने से आपका एक व्यंजन बनेगा, वो आपका संयुक्त व्यंजन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ लेना है त्रय। तो इस तरह से आपके संयुक्त व्यंजन रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो व्यंजनों को मिलाने से आपके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखो बता दूं मैं आपका, जैसे कि गे है, इसमें जय और आपके त्रय को मिलाने से आपका ये वाला गे बनता है। दो वन को मिलाने से आपका एक वन बनता है, वो आपके संयुक्त व्यंजन रहेंगे। ठीक है, दो चीजों को मिलाने से, संयुक्त करने से एक वन आपका बने, एक व्यंजन आपका बने, वो आपका संयुक्त व्यंजन रहेगा। अब चलते हैं भाई व्यंजनों का वर्गीकरण। जिस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर किया था ना, अब व्यंजनों का भी वर्गीकरण होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से 100% नहीं 200% बनते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो यकीन मानिए वन आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है। आपका एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ट्राई कर लेना। ठीक है, यहां से गलत नहीं होगा। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले कीजिए सपर्श व्यंजन। देखो, जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ को छूती हुई निकले, वो आपके सपर्श व्यंजन रहेंगे। अच्छा, जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण, ठीक है, कहाँ से हो भाई? मैंने आपको दंत, ओष्ठ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कंठ, तालु, मृदा, है ना, की थी ना अभी हमने, जब हमने जो है सपर्श व्यंजन किए थे 25, तो वो वाले। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण आपका जब आप बोलोगे, ठीक है, जिन शब्दों को, जिन व्यंजनों का प्रयोग आप करोगे, तो आपके कंठ से भी आवाज लगे, आपके तालु से, मूर्धा से, दंत और सारी ही चीजों को छूते हुए निकलेगी। ठीक है, छूते, आप जब इनका प्रयोग खुद प्रैक्टिकली करोगे ना, जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इनका अगर आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो, तो मैं तो डायरेक्टली ध्यान रख लेती हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो इन चीजों को। तो ये क्या है? कंठ, तालु, मृदा की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। ओष्ठ को छूती हुई निकले तो आपके सपर्श व्यंजन रहेगी, मतलब सारी ही चीजों को छूती हुई निकली है तो वो आपके सपर्श व्यंजन रहेंगे। ये चीजें हमने कर ली, क्योंकि हमने कै वाला कंठे से किया था, चे वाला तालव्य से किया था, तो ये सारे ही क्या थे? सपर्श व्यंजन थे। ठीक है, तो सपर्श व्यंजन वो ही रहते हैं जो सभी चीजों को टच करती हुई बाहर निकले, वो आपके सपर्श व्यंजन। डेफिनेशन पूछे तो इस तरह से बता देना। और कौन से व्यंजन में आएगी, कंठ में कौन सा आएगा, तालव्य में कौन सा आएगा, दंत में, ये चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण समझते हैं भाई। अघोष वर्ण क्या रहेगा? देखो, अघोष वर्ण जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो भाई, जिन ध्वनियों, ठीक है, ये आपका ध्वनियां है भाई। ठीक है, ध्वनियां कर लेना, ध्वनियों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्र कंपित ना हो। ठीक है, जब इनको हम बोले, जो अंदर से टकराहट, जो कंपन थी ना, वो ना हो। ठीक है, वो आपके अघोष होते हैं। कौन से होते हैं भाई? आपके अघोष होते हैं। ठीक है, एक चीज तो आप ये समझ लीजिए। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, ठीक है, कै, खे, चे और आपका, ठीक है, चे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे। ठीक है, आप नहीं समझे होंगे, मैं समझाती हूँ क्या कह रहा है ये। ठीक है, जिन
उच्चारण हो, ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित ना हो, एक तो अघोष वो होते हैं। साथ में इनकी पहचान किस तरह से की जाती है, एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो अघोष वन मैं समझाती हूँ कौन से रहेंगे। ठीक है, अघोष और सघोष। भाई देखो, अघोष और सघोष पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर आप इजिली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड में चीज़ें समझा दूंगी कि अघोष कौन से रहते हैं, सघोष कौन से रहते हैं। एग्जाम में इनकी पहचान की जाती है। ठीक है, कि अघोष है क्या, ये सघोष है, इस तरह से इनकी पहचान करनी पड़ती है एग्जाम में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन सबसे पहले समझो, क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित ना हो वो तो आपके अघोष होते हैं। और जिनमें क्या है, उच्चारण करते समय कंपित हो, ठीक है, कंपन हो, जिन वर्णों में कंपन हो वो आपके सघोष होते हैं। अघोष में कंपन नहीं होगी उच्चारण करते वक्त, और सघोष में कंपन होगी। ठीक है, इसको घोष भी बोला जाता है, सघोष भी बोला। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है, जो हमने वो किए थे ना 25 स्पर्श व्यंजन, उनसे इनकी पहचान की जाती है। देखो इस तरह से इनकी पहचान की जाती है। भाई देखो, कै और खे, ठीक है, कै और खे, पहला जो वर्ग था कै वाला, ठीक है, इसमें के दोनों फर्स्ट वाले, ठीक है, कै और खे। और उसके बाद सेकंड के चे, ठीक है, उसके बाद सेकंड के चे और छे, उसके बाद थर्ड के टे और ठे, टे और ठे, मतलब कि पहले पहले दो। ठीक है, मतलब कै और खे, और सेकंड लाइन के चे और छे, ठीक है, थर्ड लाइन के टे और ठे, इसी तरह से टे और ठे, मतलब जो पहले दो है ना, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 25 आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, 25 व्यंजन वर्ण होते हैं, वहां से उनके पांचों जो आपकी लाइन रहेंगी, उनके जो फर्स्ट के दो वर्ण रहेंगे, ठीक है, पहला कै और खे, और इसी तरह से चे और छे, वो आपके रहते हैं भाई अघोष। ठीक है, वो आपके कौन से रहते हैं, अघोष रहते हैं। और जो बाकी के 3 बच जाते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे 3 बचेंगे, ठीक है, जय, छे, और कौन सा रहेगा भाई आपका ने। ठीक है, इसी तरह से डे, ढे, ने, इसी तरह से कै वाले में कै खे तो आपके अघोष हो गए। ठीक है, और बाकी के कौन से बच जाएंगे भाई आपके, गे, घे, ने, कै खे तो हटाने के बाद गे, घे, ने आएंगे ना, वो आपके कौन से वर्ण हो जाएंगे भाई, आपके सघोष हो जाएंगे। ठीक है, तो अघोष आपके पहले दो रहेंगे, और लास्ट के जो 3 बचेंगे ना पांचों लाइनों में, वो आपके कौन से रहेंगे भाई, सघोष रहेंगे। अघोष और सघोष में इसी तरह से पहचान करनी पड़ती है। ठीक है, कै खे आपके कौन से रहेंगे भाई, कै खे आपके रहेंगे भाई अघोष, और उसके बाद आपका गे, घे, ने, ठीक है, ये आपके रहेंगे सघोष। ठीक है, इसी तरह से सारी ही लाइंस में फॉलो करेंगे जो आपके 25 स्पर्श व्यंजन हमने किए थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अघोष सघोष की पहचान जरूर पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है भाई आपका लास्ट जो रहेगा अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसको समझ लीजिए, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो आपके अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, वहां जैसे हमने किया था ना, आपके अघोष सघोष की पहचान की थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण की अलग से पहचान की जाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब कि कै, ठीक है, पहला बोल रहा है, उसके बाद खे को छोड़ देना, ठीक है, खे को छोड़ देना, गे, ठीक है, उसके बाद ने। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, पांचवा हो गया, नए वाला। ठीक है, इसी तरह से सारी लाइंस में चीजें फॉलो करनी है। ये तो रहेंगे आपके अल्पप्राण, और जो बच गए हैं वो रहेंगे आपके महाप्राण। ठीक है, वो रहेंगे आपके महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो आपके अल्पप्राण रहेंगे। प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब कै, खे को छोड़ देना, तीसरा कौन सा रह जाएगा, कै, खे के बाद गे, और पांचवा कौन सा रह जाएगा, गे के बाद घे आता है, उसको छोड़ देना, ने, तो पांचवा। इस तरह से, इसी तरह से चे हो जाएगा, छह को छोड़ने के बाद जय हो जाएगा, जय को छोड़ने के बाद ने हो जाएगा। इस तरह से वो आपके अल्पप्राण हो जाएंगे। ठीक है, पांचों ही लाइन में फॉलो करना। इसी तरह से जो बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, महाप्राण हो जाएंगे। इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु जो है मुख से बाहर निकलती है वो आपके वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं भाई, आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो हमने छोड़े थे ना, वो हो जाएंगे। यहाँ पे ये कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, बाकी मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको तब करवाऊंगी जब मैं कंप्लीट आपका कंसेप्ट कंटेंट क्लियर करवा दूंगी सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद कुछ ही दिन लगेंगे। ठीक है, लगभग 1 महीने में मैं आपका कंप्लीट कोर्स ये करवा दूंगी, कंटेंट करवा दूंगी, आपका हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, आपका रीजनिंग का भी। ठीक है, जो आपके कॉमन होते हैं, हरियाणा जी के सारी चीजें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे एग्जाम तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे केवीएस का एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सेक्शन करा रही हूँ। तो जो बच्चे जुड़े हों, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हो, एक चीज ये कमेंट करके बता देना। ठीक है, कि मुझे भी पता चले कि कौन सा बच्चा किस कोर्स के लिए और किस तरह से कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो मेरे इस चैनल से जुड़ गया है। ठीक है, जिससे क्या है, मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ भाई ये बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।